हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी रूस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। जयपुर में आलू 6, प्याज 8 रुपए किलो बिक रहा। डिमांड कम होने से दाम टूटे। नवंबर तक पुराना स्टॉक नहीं बिका तो फेंकना पड़ेगा। जयपुर की मुहाना मंडी में आलू प्याज की ज्यादा आवक हो जाने की वजह से रेट गिर गए हैं। थोक में पुराना आलू 6 से 9 रुपए और प्याज 8 से 12 रुपए प्रति किलो की रेट पर बिक रहा है। किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है। स्टॉक अगर इस महीने नहीं निकला तो पूरा माल फेंकना पड़ सकता है। इस बीच नया आलू मार्केट में आ गया है, इसलिए पुराने आलू की बिक्री भी कम हो रही है। जो प्याज इस सीजन में 25 से 30 रुपए किलो के भाव में बिकता था वह 8 से 12 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। एक्सपोर्ट में कमी, देश में बढ़ा हुआ स्टॉक और गुणवत्ता में गिरावट के कारण प्याज की भारी मात्रा मंडी में पड़ी है। पुराना प्याज राजस्थान और एमपी से आ रहा है, जबकि अलवर से नई फसल आ रही है। नई फसल बारिश से खराब हुई है, इसलिए इसे भी जल्दी खपाना जरूरी है। बिहार में महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में मिला यूरेनियम। 6 जिलों में मिले 40 केस। इससे बच्चों की हड्डियां नहीं बढ़ती हैं, कैंसर तक का खतरा। बता दें कि बिहार की 40 स्तनपान कराने वाली महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम U-238 का खतरनाक स्तर पाया गया है। ये खुलासा नेचर जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद यूरेनियम का स्तर बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याओं को पैदा कर रही है और कई संस्थानों के शोधकर्ताओं ने भी पाया है कि ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से यूरेनियम का संपर्क शिशुओं के लिए गंभीर गैर कैंसरकारी सेहत जोखिम पैदा कर सकता है। ये रिपोर्ट पटना के महावीर कैंसर संस्थान की ओर से डॉक्टर अरुण कुमार और प्रोफेसर अशोक घोई को अगुवाई में ये जारी किया गया। बिहार में लीज पर जमीन लेकर बनेगी पक्की सड़क। सिंगल लेन होगी 2 लेन। छोटे टोलों की कनेक्टिविटी के लिए सरकार का निर्णय। बिहार के जिन टोलों को अब पक्की सड़क अभी तक नहीं मिल पाई है वहां पर सरकार गांव वालों से लीज पर जमीन लेगी। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कार्यभार संभालते हुए ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि छोटे टोलों को सड़क से जोड़ने के लिए 2013 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना शुरू हुई थी। चिन्हित सड़कों में 80% बन चुकी है, लेकिन 20% टोलों को जमीन न मिलने से सीधी कनेक्टिविटी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 42,022 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना से अब तक 4,618 बसावटों के लिए 3,968 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि जिला मुख्यालयों को प्रखंड से जोड़ने वाली सिंगल लेन सड़कों को 2 लेन किया जाएगा। सघन ट्रैफिक वाली सड़कों को जल्द पहचान कर योजना बनाई जाएगी। धर्म बदलने से 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी। शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री पेश करेंगे धर्मांतरण संशोधन विधेयक। 9 राज्यों की स्टडी से बना ड्राफ्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक यानी कि 4 दिनों तक चलेगा। इस सत्र में प्रमुख चर्चा पर विषय धर्मांतरण संशोधन विधेयक रहेगा और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस सत्र में ये विधेयक लाने की पुष्टि की है। हरियाणा में बिजनेस आवर्स 1 घंटे बढ़ा। ओवर टाइम 106 घंटे बढ़ाया गया। बड़ी कंपनियों में नियुक्ति पत्र पहचान पत्र जरूरी। हरियाणा सरकार ने शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 में संशोधन किया है और इस संशोधन के बाद प्रदेश में बिजनेस आवर्स 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के हर तिमाही मिलने वाले ओवर टाइम में भी बढ़ोतरी की गई है। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए कड़े मानक बनाए गए हैं। इसके तहत अब कर्मचारियों को नौकरी से पहले नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देने जरूरी होंगे। गवर्नर असीम घोष ने हरियाणा शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को लेकर एक अध्यादेश जारी कर दिए हैं। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस अध्यादेश को विधानसभा के विंटर सेशन में पारित कराया जाएगा। नए लेबर कोड से टेक होम सैलरी कम हो सकती है। बेसिक पे अब सीटीसी का कम से कम 50% होना जरूरी। पीएफ ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉज को 4 नए कोड्स में मिला दिया है। ये कोड वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी हेल्थ पर है और 21 नवंबर 2025 से
वेज कोड लागू हो गया है, जिसके तहत कंपनियों को अब सैलरी स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, जिसमें बेसिक सैलरी टोटल सीटीसी का कम से कम 50% होना जरूरी है। इससे प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी के कंट्रीब्यूशन बढ़ेंगे, लेकिन टेक होम सैलरी कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये चेंजेस कर्मचारियों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में जेब पर बोझ बढ़ा सकते हैं। वेनेजुएला में तख्ता पलट करा सकता है अमेरिका, सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी, इलाके में घेराबंदी कर रहा है, टकराव की आशंका बढ़ी। अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में वेनेजुएला के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू हो सकता है। ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का तख्ता पलट भी करवा सकता है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत सीक्रेट ऑपरेशन से हो सकती है और अभी साफ नहीं है कि यह कदम कब उठाया जाएगा और इसका दायरा कितना बड़ा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रंप प्रशासन इसे लेकर काफी गंभीर है। हाल ही के हफ्तों में अमेरिकी सेना ने कैरेबियाई इलाके में बड़ी संख्या में जहाज, विमान और सैनिक तैनात किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। G20 में 20 ग्लोबल लीडर से मिले पीएम मोदी, कहा एआई के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी, अपराध आतंकवाद में इसका इस्तेमाल खतरनाक। बता दें कि पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में हो रहे G20 समिट के दौरान दुनिया के 20 ग्लोबल लीडर से मुलाकात की है, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो समेत कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता शामिल रहे। मोदी ने समिट के तीसरे सेशन में दुनिया के एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सभी देशों को मिलाकर इसके लिए मजबूत नियम कानून बनाने चाहिए। मोदी ने कहा कि एआई पर एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होना जरूरी है। इसमें 3 चीजें सबसे जरूरी होंगी: निगरानी, सुरक्षा और पारदर्शिता। फ्रांसीसी नौसेना बोली, पाकिस्तानी पत्रकार ने फेक न्यूज फैलाई, हमने राफेल गिरने की बात नहीं मानी, गलत तरीके से पेश किया अफसर का बयान। फ्रांसीसी नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिरने की पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर की रिपोर्ट को फर्जी बता दिया है। नौसेना ने कहा है कि राफेल गिरने की बात न तो कभी मानी गई और न ही किसी अधिकारी ने ऐसा कोई भी बयान दिया। हामिद मीर ने एक फ्रांसीसी अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए राफेल गिरने का दावा किया था। फ्रांसीसी नेवी ने बताया कि रिपोर्ट में जिस अफसर का नाम लिखा गया है वह भी गलत है। रिपोर्ट में जैक्स लॉने कहा गया, जबकि सही नाम कैप्टन यवन लॉने है। नेवी ने कहा है कि कैप्टन लॉने के पद और जिम्मेदारियों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। फ्रांस के मुताबिक कैप्टन लोने ने न तो राफेल गिराए जाने की कोई बात कही है और न ही भारत पाकिस्तान झड़प को लेकर कोई भी दावा किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछे जाने पर सिर्फ इतना कहा था कि वे इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके बावजूद रिपोर्ट में इसे पुष्टि के तौर पर पेश किया गया। यूपी में आसमान से गिरी बर्फ की सिल्ली, लोग बाल बाल बचे, इंस्पेक्टर ने कुदरत का करिश्मा बताया। एसडीएम बोले, जांच करवा रहे हैं। यूपी के बदायूं में रविवार सुबह 9 बजे आसमान से अचानक बर्फ की सिल्ली गिर गई, जिसका वजन 20 से 50 किलो बताया जा रहा है। उस समय ईंट भट्टे पर लोग काम कर रहे थे, जो बाल बाल बच गए। इसका पता चलते ही आसपास के लोग भी जुट गए। जांच के लिए पुलिस टीम भी पहुंच गई और इंस्पेक्टर बीके मौर्य ने बताया कि ये कुदरत का करिश्मा है। एसडीएम प्रेमपाल सिंह ने बताया कि सीनियर अफसरों को मामले की जानकारी दी गई है, जांच करवाई जा रही है। बर्फ के पानी का सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है और मामला शहर के ही बिलसी मोहल्ले का बताया जा रहा है। वैश्विक नेताओं की सटीक प्रोफाइल तैयार कर रहा है भारत, माइक्रो एक्सप्रेशन की भी रिकॉर्डिंग। विदेश मंत्रालय लीडरशिप एनालिसिस फ्रेमवर्क की तैयारी में जुटा है। विश्व के नेताओं के हाव भाव कैसे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बयानों की निरंतरता, कथनी करने में क्या समानता है, इन सारे सवालों के जवाब सटीक ढंग डिकोड करने के लिए विदेश मंत्रालय लीडरशिप एनालिसिस फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस सॉफ्ट कूटनीतिक हथियार से दूसरे देशों से भारत के संबंधों की राह तय करने में आसानी होगी। देश के नेतृत्व को भी इसके साथ व्यवहार करने में आसानी होगी। इस फ्रेमवर्क में उन नेताओं की बिहेवियर प्रोफाइलिंग हो रही है जिनका भविष्य में भारत से नजदीकी सरोकार हो सकता है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग आदि नेता शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत में 2023 में हुए G20 के शिखर सम्मेलन के वीडियो भंडार से इस काम में काफी मदद मिली है, जहां से सिर्फ नेताओं के नहीं बल्कि उनके सहयोगी अधिकारियों और सलाहकारों के बारे में भी अपार डेटा उपलब्ध हुआ है। प्रोफाइलिंग के लिए विभिन्न देशों में भारतीय दूतावास की फील्ड रिपोर्ट्स, वीडियो आर्काइव्स, भाषण वीडियो, लीडर्स की सोशल मीडिया अपडेट्स और एआई आधारित एनालिसिस से प्रोफाइलिंग की बुनियाद रखी जा रही है। बयानों की निरंतरता का आकलन किया जा रहा है और मूल रूप से देखा जा रहा है कि बयान और लीडर के एक्शन में कितना फर्क या समानता है।
देश में 1 दिसंबर से केस लिस्टिंग का नया सिस्टम। जस्टिस सूर्यकांत बोले, मेरा फोकस अदालतों में पेंडिंग केसों की संख्या कम करना। शपथ ग्रहण आज। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 53वें सीजेआई के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और इससे पहले उन्होंने बातचीत में संकेत दिए हैं कि वे 1 दिसंबर को देश को सरप्राइज देंगे। कि उन्होंने केवल इतना इशारा किया है कि सरप्राइज केसों की लिस्टिंग को लेकर है। लिस्टिंग की व्यवस्था इतनी अच्छी होगी कि सब इसका स्वागत करेंगे। देश के सबसे बड़े जुडिशियल ऑफिस का चार्ज संभालने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डेजिग्नेटेड जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनका मेन फोकस देश की अदालतों में पेंडिंग केसों की भारी संख्या को कम करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के उन मामलों का निपटारा करेंगे जो हाई कोर्ट में लास्ट स्टेज में है और सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण लटके पड़े हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने मीडिएशन को भी एक गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि यह लिटिगेट्स को कोर्ट के बाहर तेजी से सेटलमेंट दिला सकता है। अगर पेंडिंग और प्री लिटिगेशन केस मीडिएशन से सुलझाए जाते हैं तो कोर्ट पर बोझ काफी कम हो जाएगा। 19 दिन में 6 राज्यों में 15 बीएलओ की जान गई। एसआईआर अभियान के दौरान गुजरात एमपी में 4, बंगाल में 3, राजस्थान तमिलनाडु केरल में 3 की जानी गई। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर अभियान के बीच बूथ लेवल अफसरों की मौत चिंता का कारण बन गई है। 21 नवंबर की रात से 22 नवंबर के मध्य प्रदेश में 2 बीएलओ की बीमारी के कारण जान चली गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 बीएलओ को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में एक महिला बीएलओ ने भी आत्महत्या कर ली। मृतकों के परिजनों ने ज्यादा काम और लक्ष्य पूरा करने के दबाव में मौत का कारण बताया। निर्वाचन आयोग की शनिवार की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े राज्यों में राजस्थान में सर्वाधिक 60.54% फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं। वहीं केरल में सबसे कम 10.58% फॉर्म डिजिटल हुए हैं और कुल 98.98% फॉर्म बढ़ चुके हैं। आर्मी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा जैसा था। हर म्यूजिशियन ने भूमिका निभाई। 22 मिनट में सेना ने 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा की तरह था, जहां हर म्यूजिशियन ने एक साथ मिलकर काम करने वाली भूमिका निभाई है और इसी तरह 22 मिनट में भारतीय सेना ने 9 आतंकवादी जगहों को तबाह किया। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन में हालात के बदलने के साथ ही बदलाव का अंदाजा लगाने की दूर की सोच दिखा देती है। यह एक ऐसा जवाब था जो उस पल में नहीं बल्कि सालों की सोच से बना था कि कैसे इंटेलिजेंस, सटीकता और टेक्नोलॉजी मिलकर एक्शन में बदल सकती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ हमले किए और उसके बाद भारत के सभी जवाबी हमले भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए। न्यूक्लियर हथियारों से लैस 2 पड़ोसियों के बीच करीब 88 घंटे तक चली मिलिट्री लड़ाई 10 मई की शाम को एक समझौते पर पहुंचने के बाद रुक गई। करूर भगदड़ के 2 महीने बाद विजय का इंडोर कैंपेन। महज 2000 को क्यूआर कोड से एंट्री। पार्टी वर्कर्स ने पुलिस से सीखा भीड़ का मैनेजमेंट। तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके के फाउंडर एक्टर पॉलिटिशियन विजय ने कांचीपुरम जिले से अपना पॉलिटिकल कैंपेन फिर से शुरू किया है। हालांकि यह एक इंडोर इवेंट था। इवेंट में करीब 2000 लोगों को क्यूआर कोड पाने वाले पास से एंट्री दी गई। इवेंट को आसानी से कराने के लिए सभी इंतजाम किए गए थे। वेन्यू पर पार्टी वर्कर पीली ड्रेस में दिखाई दिए। इन्हें रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को मैनेज करने और रेगुलेट करने की ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा जहां भी जरूरी था वहां टीन की चादरें लगा दी गई ताकि बिना इजाजत के लोग अंदर न आ सके। 27 दिसंबर को करूर में विजय की रैली में भगदड़ हो गई थी, जिसमें 41 लोगों की जाने गई थी। उमर को जमात से 40 लाख रुपए मिले थे। हिसाब गड़बड़ हुआ तो उमर मुजम्मिल झगड़े। पुलिस ने फरीदाबाद में मस्जिद, घर, होटल, गोदाम खंगाले। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में शामिल सुसाइड बम्बर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच 40 लाख रुपए को लेकर झगड़ा हुआ था। फंडिंग जमात की तरफ से हुई थी और इसी पैसे से सामान खरीदने में हुए खर्चे को लेकर उमर और मुजम्मिल के बीच तनाव था। एनआईए टीम यूनिवर्सिटी के पास की मस्जिद के मौलवी इश्तियाक को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और इसे ही जमात के जरिए कई लाख रुपए मिले थे, जिसका इस्तेमाल मुजम्मिल ने ब्लास्ट के लिए सामान खरीदने में किया था। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं पैसों में हेरफेर को लेकर मुजम्मिल और उमर के बीच तनाव था। इधर फरीदाबाद में पुलिस ने धौज गांव समेत 4 थाना क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया। पुलिस टीम ने दिन भर मस्जिदों, दुकानों, होटलों, घरों व गोदामों में चेकिंग की। फडणवीस बोले, पाकिस्तान भारत को हरा नहीं सकता, इसलिए पहलगाम हमला, दिल्ली ब्लास्ट किया।
26/11 के बाद ऑपरेशन सिंदूर होता तो इसकी हिम्मत नहीं होती। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर 26/11 हमलों की 17वीं बरसी के मौके पर ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जानता है कि वह सीधे तौर पर युद्ध में भारत को कभी हरा नहीं सकता, इसलिए उसने पहलगाम आतंकवादी हमला और दिल्ली ब्लास्ट किया। सीएम ने कहा कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 यानी 26/11 को आतंकवादी हमला भारत की संप्रभुता पर हमला था और अगर तब हमने ऑपरेशन सिंदूर करने का साहस दिखाया होता तो आज कोई हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन हमने उस समय वह साहस नहीं दिखाया। फडणवीस ने आगे कहा कि आतंकवादियों ने 2001 में 9/11 हमले के लिए अमेरिका के ट्विन टावर्स को चुना था। अमेरिका की ताकत ट्विन टावर्स में है, इसलिए वहां हमला करके उन्होंने अमेरिका की संप्रभुता को चुनौती दी थी और इसी तरह भारत की संप्रभुता को चुनौती देने के लिए मुंबई को चुना गया था। राजनाथ सिंह बोले, बॉर्डर कब बदल जाए कोई नहीं जानता। आज सिंध भारत से अलग हो सकता है, कल ये वापस आ जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले न हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से ये सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात, कब बॉर्डर बदल जाए कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। राजनाथ सिंह ने ये बातें दिल्ली में सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही हैं। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र करते हुए कहा कि आडवाणी ने अपनी एक किताब में लिखा था कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी सिंध को भारत से अलग नहीं मानते हैं। दरअसल 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। यह पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसकी राजधानी कराची है। प्रांत में उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी बोली जाती है। 5 जिलों में 20 से 30% SIR डिजिटाइजेशन पूरा। सीईओ ने अफसरों से कहा, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखें। उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने प्रदेश में हो रहे मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग की है। उन्होंने सभी रोल प्रेक्षण, महामंडलायुक्त, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी और नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SIR के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी BLO को प्रशिक्षित, प्रोत्साहित कर एवं उनका मनोबल बढ़ाते हुए कार्य कराया जाए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंडलायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपने क्षेत्रों में SIR के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि जिला संपर्क केंद्रों DCC में कार्यरत कार्मिक पूर्णतया प्रशिक्षण और SIR की पूरी प्रक्रिया से भिन्न हो और इन केंद्रों में आवश्यकता के मुताबिक टेलीफोन लाइनों की उपलब्धता रहे, जिससे आने वाले कॉल एवं जिज्ञासाओं का शीघ्र समाधान किया जा सके। शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय कार्यालयों में मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने में सहयोग करने के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं और इन सभी क्षेत्रों में कैंप भी लगाए जाएं। विधायकी गई तो फिर से ब्लॉगर बने तेज प्रताप यादव, लिखा कुछ भी असंभव नहीं। यूजर्स बोले, इंडिया का पहला यूट्यूबर वाई सिक्योरिटी में चलता है। बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव महुआ सीट से तो चुनाव हार गए हैं। विधायकी जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। तेज प्रताप यादव ने नया यूट्यूब चैनल TY ब्लॉग करीब 3 दिन पहले लॉन्च किया है, जिसके 5.35 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और इससे पहले वे LR ब्लॉग नाम से चैनल चलाते थे, लेकिन चैनल रिकवर न हो पाने के कारण अब उन्होंने डिजिटल सफर की नई शुरुआत की है। तेज प्रताप यादव ने TY ब्लॉग में पहला वीडियो डाला और इसमें उन्होंने डेयरी मिल्क प्रोडक्शन फैक्ट्री के बारे में बताया। वीडियो में उन्होंने दूध की पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और तैयार होने की पूरी प्रक्रिया को सहज अंदाज में पेश किया और इस वीडियो पर 3000 से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। एक कमेंट में यूजर ने लिखा कि इंडिया का पहला यूट्यूबर है जो जेड सिक्योरिटी में चलता हो। हालांकि तेज प्रताप यादव को वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली है। आज का सुविचार, अनुभव कहता है कि वहाँ चुप रहना ही बेहतर है जहाँ आपके शब्द आपका पक्ष समझा नहीं पाते। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।